इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अब पाठ गलता सोना के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो इसका उत्तर होगा, जिस समय धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने जुबान के चाबुक लगाते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। ये सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य धनराम के पिता का नहीं था। उन्होंने बचपन में ही अपने पुत्र को धोंकनी फूंकने और सान लगाने के कामों में लगा दिया था। वे उसे धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगे। उपर्युक्त प्रसंग में किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। दूसरा प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। तो इसका उत्तर होगा कि धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं समझता था कि पहला पॉइंट इसमें आप देंगे कि वे स्वयं को नीची जाति का समझता था। ये बात बचपन से उसके मन में बिठा दी गई थी। और दूसरा पॉइंट होगा कि मोहन कक्षा का सबसे होशियार लड़का था। वे हर प्रश्न का उत्तर देता था। उसे मास्टर जी ने कक्षा का मॉनिटर बना रखा था। वे अच्छा गाता भी था, अच्छा संगीतकार भी था। तो तीसरी बात ये कि मास्टर जी को लगता था कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर उनका तथा स्कूल का नाम रोशन करेगा। तो ये सारी बातें उसे ऐसे जानते हुए उसे ऐसे लगता था कि उसका प्रतिद्वंदी नहीं है, वे अपने में ही एक कुशाग्र विद्यार्थी है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, मोहन ब्राह्मण जाति का था और उस गांव में ब्राह्मण शिल्पकारों के यहाँ बैठते उठते नहीं थे। यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की दुकान पर काम खत्म करने के बाद भी काफ़ी देर तक बैठा रहा। इस बात पर धनराम को हैरानी हुई। उसे अधिक हैरानी इस बात से हुई थी कि जब मोहन ने उसके हाथ से लोहा लेकर उस पर नपी तुली चोटें मारी और धोंकनी फूंकते हुए भट्टी में लोहे को गर्म किया और ठोक पीट कर उसे गोल रूप दे दिया। मोहन पुरोहित खानदान का पुत्र होने के बाद निम्न जाति का काम कर रहा था। धनराम शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा कि किसी ने उसे ऐसा करते देख तो नहीं लिया। चौथा प्रश्न है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। तो इसका उत्तर होगा कि मोहन अपने गांव का एक होनहार विद्यार्थी था। 5वीं कक्षा तक आते आते सदा मास्टर जी उसे यही कहते कि एक दिन वे अपने गांव का और मेरा नाम रोशन करेगा। जब 5वीं कक्षा में उसे छात्रवृत्ति मिली तो मास्टर जी की भविष्यवाणी सच होती नजर आने लगी। यही मोहन जब पढ़ने के लिए अपने रिश्तेदार रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा तो उसने इस होनहार बालक को घर का नौकर बना दिया। बाजार का काम करना, घरेलू कामकाज में हाथ बंटाना, इस काम के बोझ ने गांव के मेधावी छात्र को शहर के स्कूल में अपनी जगह नहीं बनाने दी। इन्हीं स्थितियों के चलते लेखक ने मोहन के जीवन में आए इस परिवर्तन को जीवन का एक नया अध्याय कहा है। 5वां प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जुबान के चाबुक कहा है और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, जब धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने व्यंग वचन कहे कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। तो लेखक ने इन व्यंग वचनों को जुबान का चाबुक कहा है। चमड़े की चाबुक शरीर पर चोट करती है, लेकिन जुबान की जो चाबुक होती है, मतलब जो व्यंग वचन होते हैं, जो किसी को चुभने वाली बात कही जाए, वे दिल पर या मन पर कह सकते हैं चोट करती है। ये चोट कभी ठीक नहीं होती। इस चोट के कारण धनराम आगे नहीं पढ़ पाया और वे पढ़ाई छोड़कर पुश्तैनी काम में। 6 क्वेश्चन है, बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा। तो ये कथन मोहन के पिता वंशीधर ने एक संपन्न रिश्तेदार रमेश से कहे। किस प्रसंग में कहे या किस प्रसंग में कहा। तो इसमें लिखेंगे आप कि वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के विषय में चिंता की तो रमेश ने उसे अपने पास रखने की बात कही।
उसने कहा कि मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दीजिए। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं वहाँ एक और बढ़ जाएगा और शहर में रहकर मोहन अच्छी तरह पढ़ाई भी कर सकेगा। थर्ड है इसमें, किस आशय से कहे। ये कथन रमेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा गया। बिरादरी के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं। इसमें फोर्थ पॉइंट है, क्या कहानी में ये आशय स्पष्ट हुआ है। तो कहानी में ये आशय स्पष्ट नहीं हुआ है। रमेश ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया था तथा मोहन को घरेलू नौकर बना दिया। उसके परिवार ने उसका शोषण किया तथा प्रतिभाशाली छात्र का भविष्य चौपट कर दिया। अंत में उसे बेरोजगार कर घर भेज दिया। 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का ये वाक्य किसके लिए कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा, ये वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। दूसरा इसी में प्रश्न है, किस प्रसंग में कहा गया है, मतलब किस लिए, कौन सी बात थी जिसके लिए ये बात कही गई। तो इसमें आप दोगे कि जिस समय मोहन धनराम के ऑफर पर आकर बैठता है और अपना हंसुआ ठीक हो जाने पर भी वहीं पर बैठा रहता है, उस समय धनराम एक लोहे की छड़ को गर्म करके उसका गोल घेरा बनाने का प्रयास कर रहा है, पर निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फैलने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा है। ये देखकर मोहन उठा और हथौड़े से नपी तुली चोट मारकर उसे सुघड़ गोले का रूप दे दिया। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हो कि धनराम से वो लोहा मुड़ नहीं रहा था, तो उसने मोहन ने नपी तुली चोट मारकर उसे सुघड़ गोले का रूप दे दिया। अपने सदे हुए अभ्यस्त हाथों का कमाल दिखाकर उसने सर्जक की चमकती आंखों से धनराम की ओर देखा था। तो इसी में थर्ड पॉइंट है, थर्ड प्रश्न है, ये पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। तो आप लिखेंगे, ये कार्य कहानी का प्रमुख पात्र मोहन करता है, जो एक ब्राह्मण का पुत्र है। वे अपने बाल सखा धनराम को अपनी सुगढ़ता का परिचय देता है, अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित नहीं वरन मेहनतकश और भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है। मानो मेहनत करने वालों का संप्रदाय जाति से उठकर मोहन के व्यक्तित्व के रूप में समाज का मार्गदर्शन कर रहा हो।